Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic which is I am going to discuss with you in my today's lecture, that is intussusception. Intussusception is one of the gastrointestinal disease और इसमें क्या होता है, देर इज़ अ टेलीस्कोपिंग और इन्वेजिनेट्स और प्रोलैप्स, हम ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज आई विल डिस्कस विद यू दिस टॉपिक इंटरसेप्शन. सो मैं आपको बताना चाहूँगी इंटरसेप्शन क्या है. इसमें हमारे पास क्या होगा, जो एक हमारे पास इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन किसी का भी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. सो देर इज़ अ प्रोलैप्स ऑफ one segment of the intestine to the another segment of the intestine. That means telescoping or invaginates or prolapse of a proximal segment of the intestine into the distal segment of the intestine. And this is the intro of intussusception. और अपने वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी इंटरसेप्शन क्या है और क्या इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कौन कौन से इंटेस्टाइन के जो सेगमेंट्स हैं, कहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है और क्या डिफरेंट इटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जो समवेयर इंटरसेप्शन की कंडीशन को क्रिएट करते हैं, एंड व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस कंडीशन एंड डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट फॉर दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंटरसेप्शन. Start with the topic intussusception. Intussusception is the invagination or telescoping of one part of the intestine to the another distal part of the intestine, which leads to the impairment of the blood supply and necrosis of the involved segment which is involved in this condition, that is intussusception. So you can see in this picture normal intestine हमारे पास है एंड इंटरसेप्शन कंडीशन जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टिनल फोल्डिंग जहाँ पे लिखा गया है, दैट मीन्स कि इंटेस्टाइन जो है वो इन्वेजिनेट हो रहा है, एक पार्ट इंटेस्टाइन का दूसरे पार्ट में इन्वेजिनेट हो रहा है. और ये इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरसेप्शन में आता है कि कौन सा पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो कौन से पोर्शन में इन्वेजिनेट हो रहा है, फोल्ड हो रहा है. ठीक है. सो एक यहाँ पे एक नॉर्मल डायग्राम है इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो है वो वहाँ पे अटैच हुआ है. एंड अनदर वन जो डायग्राम है दैट इज़ द इंटरसेप्शन. इलियम जो है वो इन्वेजिनेट कर रहा है जो है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन के पार्ट में. सो दिस इज़ द pictorial representation of this condition, that is intussusception. As I told you, intussusception is the telescoping of a proximal segment of the intestine which is known as intussusceptum, जिसे हम बोलेंगे into a distal segment which is known as intussusception. So telescoping वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों ने टेलीस्कोप देखा होगा तो उसमें ऐसे जैसे इसको ओपन करते हैं और वो फोल्ड होता है, तो इस तरीके से वो अपीयरेंस उसकी ऐसी होती है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में वो इन्वेजिनेट होता है और वो लार्ज से बिल्कुल स्मॉल हो जाता है. ठीक है. सो वो उस तरीके से इसको यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है टेलीस्कोपिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्ट सेगमेंट का दूसरे पार्ट में इन्वेजिनेट हो रहा है. And it is the most common abdominal emergency in early childhood, particularly in children younger than 2 years of age. The majority of the cases in the children are idiopathic. Exact cause known नहीं है, but there are number of etiological factors which were responsible for causing this condition, which is known as intussusception. Most common cause of intestinal obstruction in infant between 6 and 36 month of age, ये एक रीज़न है हमारे पास इंटरसेप्शन के लिए जो लीड करता है. एंड अप्रॉक्सीमेटली 60% जो केसेस देखे गए हैं उनका जो एज ग्रुप है बच्चों का दैट इज़ लेस देन 1 year old, और 80 to 90% जो केसेस देखेंगे उनमें जो एज ग्रुप है दैट इज़ लेस देन 2 years age. And interception is less common before 3 months and after 6 years of age. And male female ratio is near about approximately 3:2. So these are the locations, anatomical locations हैं इंटरसेप्शन की, या आप इसको क्लासिफिकेशन में भी इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. मतलब कौन कौन सा पोर्शन है. ठीक है. तो इसके हेडिंग से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पार्ट किस पार्ट में इन्वेजिनेट कर रहा है या फोल्ड हो रहा है.
टेलीस्कोपिंग हो रही है वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन की टू द अनदर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट इज इलियोकोलिक, ठीक है। सो इलियोकोलिक मीन्स अ पार्ट ऑफ, इलियो मीन्स इलियम, अ पार्ट ऑफ इलियम which invaginate or prolapse through the ileocecal valve into the colon, which is the most common in the children, and ileocolic which is the second most common. So ileocolic condition एक अराइज हुई है जहाँ पे इलियम कोलोन के अंदर इन्वेजिनेट हुआ है, उसी में ही अगेन वो जो एक पोर्शन है इलियम कोलोन का वो अगेन इन्वेजिनेट कर रहा है, दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कंडीशन। एंड हमारे पास थर्ड आता है एंटीरो एंटेरिक। सो एंटीरो एंटेरिक में हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन होती है इलियो इलियल एंड जीजनो जीजनल। सो दैट मीन्स कि इलियम का ही, जैसे इलियम में एक पूरा पोर्शन है तो इलियम में ही एक सेगमेंट इलियम का जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है दूसरे सेगमेंट, मीन्स प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ इलियम प्रोलैप्स टू द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द इलियम। एंड जीजनो जीजनल सेम इज द, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, द प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द जीजुनम इज invaginate into the distal segment of the jejunum, which is more common in the adult. Then cecocolic and colocolic. So cecocolic means cecum इन्वेजिनेट हो रहा है कोलोन में, और इस टाइप की कंडीशन यूजली कॉज होती है बिकॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में हो जाता है ये। एंड कोलोकोलिक मीन्स अ पार्ट ऑफ द कोलोन इज इन्वेजिनेट इनटू द अनदर पार्ट ऑफ द कोलोन। नेक्स्ट इज द पैथोजेनेसिस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में इन्वेजिनेट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में इन्वेजिनेट कर रहा है, एंड दैट इज द इंटरसेप्टम टेलीस्कोप्स इनटू द इंटरसेप्शन ड्रैगिंग द एसोसिएटेड मिजेंट्री विद इट। ये ज़रूरी है क्योंकि जब एक पार्ट दूसरे पार्ट में इन्वेजिनेट कर रहा है तो जो जितना भी ब्लड सप्लाई, ठीक है, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो भी साथ में उसके साथ ही वहाँ पे जो है वो प्रोलैप्स कर रही हैं, इन्वेजिनेट कर रही हैं। तो उस एक पोर्शन का इतना एक जो सेगमेंट है वो जब प्रोलैप्स करता है दूसरे सेगमेंट में, तो वो वहाँ पे कितना प्रेशर उसकी वॉल्स पे एक्सर्ट करता है कि वहाँ पे उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपरली डिलीवर आउट होना, वहाँ पे फ्लो होना, सप्लाई होना ब्लड का इतना अच्छे से नहीं मेंटेन हो पाता। एंड दैट समवेयर जो प्रेशर है ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्रैप्ड बॉवल which leads to the squeeze that particular blood vessels and which leads to the ischemia due to the lack of blood flow, वहाँ पे ischemia की condition arise हो जाएगी and which further leads to the infection, death of the tissues, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, intestinal tearing होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड वैसे तो इंटरसेप्शन इतना सीरियस कंडीशन नहीं होता है, बट इतना सीरियस वो तब हो जाएगा जब वहाँ पे इन्फेक्शन की कंडीशन हो जाएगी और वहाँ पे इंटेस्टिनल टीयरिंग जब होना शुरू हो जाएगी। जब इंटेस्टाइन का कोई सेगमेंट टीयर अप हो जाता है तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी से वैसे नॉर्मल एक्सक्रीट होने चाहिए थे तो वो वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं समवेयर, और वो बैक्टीरियाज इंटरनली फिर पर्सन को जो है वो सेप्सिस कॉज करेंगे और वो वहाँ से चीज़ें जो है वो सीवियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड यहाँ पे एक जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या एक साइन बोल सकते हैं जिसे हम कहते हैं रेड क्रंट जेली। अगर आपसे कोई पूछे रेड क्रंट जेली टाइप जो स्टूल होता है वो किस कंडीशन में होता है, सो दैट इज इन दिस इंटरसेप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक प्रेशर पड़ रहा है इंटेस्टाइन की एक सेगमेंट को ट्रैप हो जाने की वजह से दूसरे के सेगमेंट के ऊपर, तो वहाँ से क्या होता है, स्लगिंग ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा, ब्लड, म्यूकस, ये सब चीज़ें वहाँ से स्लग ऑफ होती हैं एंड स्टूल के थ्रू पास होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है रेड क्रंट जेली लाइक स्टूल जो है वो यूजुअली पास ऑन होता है। एंड इंटरसेप्शन कैन ऑल्सो प्रिवेंट फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम पासिंग थ्रू ऑन, एंड जिसकी वजह से समवेयर कभी कभी कंडीशन अराइज हो जाती है, दैट इज़ क्योंकि उसका एक पोर्शन बहुत वहाँ पे एक डिस्टेंशन हो जाती है, क्योंकि जब फूड और फ्रूट आगे पास ऑन नहीं होगा तो वहाँ पे एक डिस्टेंशन हो जाती है, बहुत लार्ज मास की फॉर्मेशन हो जाती है विच समवेयर कॉज द इंटेस्टिनल ट्विस्टिंग एंड दैट कंडीशन इज नोन एज वॉल्वुलस। तो वो भी यहाँ पे बन जाती है कंडीशन। नेक्स्ट इज लीड पॉइंट, जो आप इसको बोल सकते हो। एक लीड पॉइंट जो है हमारे पास, या लीड एज
वर्ड भी अगर कभी लीडिंग एज या लीड एज, लीड पॉइंट, कुछ भी हम यहाँ पे डिफरेंट जगह पे आपको ये डिफरेंट तरीके से ये पढ़ने को मिलेगा। सो ये लीड पॉइंट या लीडिंग एज जो चीज़ है, जो ये वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूँगी, इज अ लेसन और अ वेरिएशन इन द इंटेस्टाइन that is trapped by the peristalsis and dragged into a distal segment of the intestine causing intussusception। तो ये इस लैंग्वेज में आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में ये जो एक लीड पॉइंट की बात है, मीन्स एक ऐसा पॉइंट, लीड पॉइंट सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लीडिंग एज, ये एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसी एज, एक ऐसा एरिया जहाँ से एक रीज़न कॉज होता है इंटरसेप्शन होने का। तो जब हमारे पास विद इन मोस्टली एडल्ट्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई पॉलिप या कोई ट्यूमर बनना शुरू होता है, बहुत छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटा सा, वो अपने ही एक एज पे रहता है, अपने ही एक पॉइंट पे रहेगा, एक साइड पे, दूसरी साइड पे अभी नहीं गया है, एक साइड पे ही है, ठीक है। सो वो जैसे जैसे वो सीवियर होना शुरू हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वो एक सेगमेंट, मतलब एक एज से, ठीक है, जैसे पाइप होती है, कोई भी चीज़ है, कोई ब्लड वेसल है, तो एक साइड से, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, जैसे अगर हम 2 एजेस में आपको बताऊं, तो वो एक साइड से शुरू होता हुआ वो ट्यूमर, जो पॉलिप जो बना हुआ है, वो धीरे धीरे अपने सामने वाली वॉल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरीके से एक साइड का प्रेशर खींचता है, जिसकी वजह से एक साइड के ऑर्गन्स दूसरी साइड पे जो सेगमेंट है वो इन्वेजिनेट हो जाता है उन पॉलिप या उस ट्यूमर की वजह से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक लीड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन दैट इज ट्रैप्ड बाय द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस किसकी पेरिस्टाल्सिस हो रही है, जो यहाँ पे एक पॉलिप, एक ट्यूमर था, उसकी मूवमेंट इस तरीके से होती है धीरे धीरे कि वो अपने साथ साथ जो कोई और सेगमेंट जो उसके पीछे वाला सेगमेंट है उसको भी अपने साथ ड्रैग कर जाता है विद इन द इंटेस्टाइन एंड कॉजिंग द इंटरसेप्शन। एंड ये तो एडल्ट में होता है यूजुअली, जो ये पॉलिप या ट्यूमर की वजह से हुआ। बच्चों में जो रीज़न हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हम ये लीड पॉइंट की बात अगर हम कर सकते हैं, तो वो होता है लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ टिश्यूज़, लिम्फ नोड्स होना शुरू हो जाते हैं, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वहाँ पे लिम्फ नोड्स के एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। और पहले तो वो थोड़े छोटे से लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ पे, धीरे धीरे वो एनलार्ज होंगे। जैसे ही कोई एक लिम्फ नोड ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है तो वो भी सेम ऐसे ही करेगी कि एक सेगमेंट को ड्रैग करना शुरू कर देती है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि वो एक सेगमेंट को ड्रैग कर लेगी दूसरे सेगमेंट की तरफ। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो ट्यूमर बना या वो लिम्फ नोड्स एनलार्ज हुए, ठीक है, या वो इन्वेजिनेट कर गए, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज लीड पॉइंट या लीडिंग एज हम उसको बोल सकते हैं। सो ये सब रीजंस जो है, जैसे मैकल डायवर्टिकुलम, इंटेस्टिनल पॉलिप, इंटेस्टिनल डुप्लीकेशन, हिमेंजियोमा, ट्यूमर, अपेंडिक्स, ये सब एक पॉइंट क्रिएट करते हैं, एक्ट एज एन अ लीड पॉइंट फॉर द इंटरसेप्शन। क्योंकि अगर डायवर्टिकुलम होगा तो वहाँ पे भी कुछ पाउचेस होंगी इंटेस्टिनल ट्रैक या टिश्यू के अंदर जो यूजुअली स्टिक हो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे वहाँ से अपने एक सेगमेंट को ड्रैग करना शुरू करेंगी। और हिमेंजियोमा है तो सेम है, इज़ अ टाइप ऑफ बिनाइन और नॉन कैंसरस ट्यूमर मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वो भी ड्रैग करने की कोशिश, मतलब कोई एक पॉइंट, कोई एक चीज़ जो यहाँ पे बनी हुई है, फॉर्म हुई है, और वो फिर वहाँ से एक एज की तरह वो उसको एक प्रेशर लगाएगी उसको खींचने के लिए दूसरे सेगमेंट को अपनी तरफ। सो 25% ऑफ द केसेस है पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट। जितने भी इंटरसेप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं उसमें से 25% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक पैथोलॉजिकल रीज़न है। जैसे मैंने कहा कि आइडियोपैथिक है ये, इसका एग्जैक्ट इतना पता नहीं चलता है, बट 25% केसेस में एक हमारे पास इनमें से कुछ एक पैथोलॉजिकल एक लीड पॉइंट हमारे पास मिलेगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम की वजह से वो इंटरसेप्शन का केस यहाँ पे बनता है। Etiology, approximately 75% of the cases are idiopathic, as I told you, because there is no clear disease trigger or pathological lead point. Viral infections can stimulate lymphatic tissue in the intestinal tract and resulting in hypertrophy of Peyer's patches. ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस कैन स्टिमुलेट द लिम्फेटिक टिश्यू। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बच्चों में यूजुअली होता है कि जो लीडिंग एज है या लीड पॉइंट है वो क्रिएट होता है समवेयर टू द लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से, जहाँ पे
टिश्यूज़ या लिम्फ नोड्स जो हमारे एनलार्जमेंट हो जाती है, तो वही एक पॉइंट है। कभी बच्चों को होता है जैसे कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या बार बार हो रहा है, तो वो समवेयर स्टिमुलेट करता है उनके लिम्फेटिक टिश्यूज़ को इनसाइड द इंटेस्टिनल ट्रैक, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होना शुरू हो गया है, लिम्फ जो नोड्स हैं उनकी एनलार्जमेंट होना शुरू हो गई है, रिजल्टिंग इन हाइपरट्रॉफी ऑफ पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या है, जब उसके इंटेस्टाइन में जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएगी, तो छोटे छोटे वहाँ पे डॉट 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 ऐसे बनना शुरू हो गए उनके, जहाँ जहाँ पे एनलार्जमेंट होना शुरू हुई। सो दैट इज नोन एज पेयर्स पैचेस in the lymphoid rich terminal ileum, which may act as a lead point for the ileocolic intussusception. Post-operative etiological factors में the intussusception is thought to be caused by uncoordinated peristaltic activity or traction from sutures or devices such as gastrojejunal feeding tube या किसी रीजन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। जैसे मैंने कहा कि सब वहाँ पे ब्लड सप्लाई स्क्वीज हो जाएगी उस पोर्शन पे, इन्फेक्शन हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है, और मे बी इंटरनल इंटेस्टिनल टीयरिंग हो जाए, रिलीज ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज द सेप्सिस और द फीवर, और रेड करंट जेली स्टूल वहाँ से पास होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है क्योंकि फूड और फ्लूइड जो है वो आगे पास और नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टिनल ट्विस्टिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज सडन, triad of symptoms like colicky pain, bilious vomiting and jelly-like stool, or cloaky pain is identified by infant's sudden loud cry and drawing of knees up to the chest while crying. As the pain increases, जैसे जैसे pain increase होती है, infant becomes progressively weaker and lethargic and shock-like state develops, and body temperature rises to 41 degree, that is 160 degree Fahrenheit तक टेम्परेचर जा सकता है क्योंकि इंटेस्टिनल टीयरिंग हो सकती है और बैक्टीरिया इंटरनल रिलीज होने की वजह से वहाँ पे सेप्सिस की कंडीशन राइज होती है, विच समवेयर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एज आई टोल्ड यू। एंड शैलो रेस्पिरेशंस, एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस और डिस्टेंशन on palpitation, scissors shaped mass is felt in the right upper quadrant. डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अल्ट्रासोनोग्राफी इज द मेथड ऑफ चॉइस टू डिटेक्ट द इंटरसेप्शन। डॉ नट और टारगेट साइन इज सीन, तो डॉनट की शेप पे हमें वहाँ पे नज़र आएगा ये, विच रिप्रेजेंटिंग द लेयर्स ऑफ द इंटेस्टाइन विद इन द इंटेस्टाइन, और उसका नियर अबाउट जो एक्यूरेसी है अल्ट्रासोनोग्राफी की, नियर अबाउट 85% इसका एक्यूरेसी हमें देखने को मिलता है। may also be visible on the abdominal CT और IV contrast के थ्रू भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। abdominal plain film, low sensitivity and specificity and sign of intestinal obstruction हमें देखने को मिलेगा। एंड न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमोपेरिटोनियम का क्या है, न्यूमोपेरिटोनियम इज द प्रेजेंस ऑफ द एयर और द गैस इन द एब्डोमिनल और द पेरिटोनियल कैविटी, तो वो भी यहाँ पे कंडीशन हो जाती है, तो हमें विजुलाइज होता है। Contrast X-ray, patients with a typical presentation can proceed directly with the contrast study, means enema हम उसमें दे सकते हैं, barium enema और air enema के through, and advantage of benign diagnostic barium will outline a concave meniscus and therapeutic, हमें वहाँ पे visual impact एक उसका मिलता है। Next is the treatment. The main aim is to stabilize and resuscitate with the intravenous fluids, जिसमें हम हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। एंड स्टमक शुड बी डिकम्प्रेस्ड, सो उसमें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स हम इसमें स्टार्ट करेंगे अगर वहाँ पे इन्फेक्शन का साइन हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स फीवर है या पेरिटोनाइटिस है पेशेंट को, और उसके लिए हम उसको जो है वो पेंसिलिन, जेंटामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल्स की डोजेस के साथ स्टार्ट करेंगे। Non-operative treatment, stable the patient and no evidence of bowel perforation should be treated with non-operative reduction and non-operative reduction using hydrostatic और pneumatic pressure by the enema। यूजली क्या होगा, वैसे तो कंडीशन सीवियर हो जाती है जब उस एक पोर्शन की ब्लड सप्लाई बंद हो रही है, सब चीज़ें स्टॉप हो चुकी हैं और उतना डिस्टेंशन हो रहा है, तो जब वो कंडीशन सीवियर होगी फिर तो हमें उसका इमीडिएटली वहाँ पे हम स्टार्टिंग में तो कोशिश करेंगे कि नॉन ऑपरेटिव तरीके से हम उस चीज़ को वहाँ से थोड़ा सा उसको रिलीव कर सकें, पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो पेन हो रही है, जो डिस्टेंशन है एब्डोमेन, उसको रिलीव कर सकें।
सके। इफ़ पॉसिबल उससे हो जाता है देन इट इज़ ओके बाय द प्रेशर गिवन बाय द एनीमा, बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, उससे वो चीज़ें रिलीफ ऑफ नहीं हो पाए, फिर हमें उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। Indicated surgical treatment indicated for the patient with the peritonitis or evidence of perforation or in whom non-operative reduction is unsuccessful। तो जिनमें non-operative reduction सक्सेसफुली हम उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो उन एक पेशेंट के केसेस में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो मैनुअल रिडक्शन एंड ऑपरेशन इज अटेम्प्ट। If manual reduction fails or in case of perforation, necrosis, pathological lead point, bowel resection and primary anastomosis is to be performed. The risk of recurrence is approximately 1% after manual reduction and virtually non-existent after the surgical resection। ठीक है, तो अगर मैनुअल रिडक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो 1% चांसेस है कि कभी इन फ्यूचर दोबारा हो जाए, बट अगर पूरा हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस एक पोर्शन को जहाँ पे ये पैथोलॉजिकल कॉज हमें मिलता है कि हाँ इसकी वजह से हुआ, तो वो कॉज ही वहाँ से ख़त्म कर दो, वो लेड पॉइंट, वो लेड एजिस को ही हम वहाँ से कट ऑफ कर देंगे इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन, तो वो फिर इन फ्यूचर होने के चांसेस नहीं बनते हैं। Complications rarely occur when diagnosis is prompt: necrosis and bowel perforation from strangulated intussusception and peritonitis and sepsis और hypovolemia and circulatory shock हो सकता है, electrolyte imbalance, perforation during non-operative reduction and wound infection, adhesions causing bowel obstruction or reoccurrence 10% after the successful non-operative reduction। एंड विद अर्ली डायग्नोस, जितना जल्दी हम उसको डायग्नोस करेंगे उतना ही अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे पाएंगे एंड फ्लूइड रिससिटेशन एंड थेरेपी उसमें मिल जाएगा। एंड द मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम इंटरसेप्शन इन चिल्ड्रन इज लेस देन 1% एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड दिस कंडीशन इज यूनिफॉर्मली फेटल इन 2 to 5 days। अगर उसको ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिला तो फिर वो ये कंडीशन जो है वो फेटल भी बन सकती है। विद इन 2 to 5 days जो है वो बच्चे की डेथ हो सकती है जब उसको ये कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। Next is the nursing management. Pre-operative nursing management prepare for the admission and the surgery and help the parents to understand modalities of the treatment. Withhold oral fluid 6 to 8 hours prior to the surgery and parenteral fluid is administered in case of shock and nasogastric suctioning for decompression of the bowel and enema. Post-operative nursing management. Assess the general condition of the patient, assess and observe for barium in the stool, and if surgery is performed, monitor the vitals of the patient, observe the incision site for the drainage, dressing, monitoring the abdominal girth daily and parenteral fluid until the peristalsis is returned, and GI suctioning to keep the stomach empty, and monitor the urinary output and ambulate the child as early as possible. Thank you. This is all about my today's topic which is intussusception. So I hope आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा इंटरसेप्शन, और ऐसे ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के और वीडियो लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SS Pediatrics, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।